दोस्तों नमस्कार। नए साल की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। और नया बरस यानी 2024 भारत की राजनीति का एक ऐसा बरस है जिसके जरिए इस देश की सियासत के तौर तरीके, राजनीतिक मुद्दे और पार्टियों के भीतर नेताओं की पहुंच पकड़ कद और उनके साथ घुमड़ते हुए संगठन के तौर तरीके सब कुछ बदलने वाले हैं। और यह सब 2024 में ही तय होना है। सवाल यह नहीं कि बीजेपी अब वैसी बीजेपी नहीं जो पहले थी। सवाल यह भी नहीं कि पहले जैसे कांग्रेस थी अब वैसी कांग्रेस भी नहीं है। और ऐसा भी सवाल नहीं कि इस देश के भीतर जो छत्रपों की कतार है, क्षेत्रीय तौर पर जिन नेताओं के कद की अपनी अहमियत दिल्ली के भीतर रहती थी, अब उस कद का महत्व धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जी नहीं, सवाल उसके आगे का है। और इस सवाल के दायरे में मौजूदा सत्ता बीच में आकर खड़ी हो चली है। और मौजूदा सत्ता का मतलब एक ही नाम है, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को बदला, संघ को बदला, उसके मुद्दों को बदला, उसकी विचारधारा को बदला, उसके एजेंडे को बदला, उसके तौर तरीके को बदला। और इस दायरे में तमाम राजनीतिक दल समाते चले गए। तो क्या भारत की राजनीति में शुरुआत में कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाले नरेंद्र मोदी विपक्ष मुक्त की परिस्थितियों को इस देश की चौखट पर लाकर खड़ा कर चुके हैं? और अब उसके बाद का अगला कदम खुद बीजेपी के भीतर एक ऐसे ऑपरेशन की शुरुआत है जिसकी असल तस्वीर आपको 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखाई देने वाली है। इस दौर में रडार पर क्या वाकई उत्तर प्रदेश है? और उत्तर प्रदेश का मतलब सिर्फ योगी आदित्यनाथ है? मसला इतना हल्का भी नहीं है और इतनी साफगोई के साथ एक सीधी लकीर भी नहीं है। क्योंकि राजनीतिक तौर तरीकों को अगर आप समझना शुरू करें तो हो सकता है एक सवाल हर जहन में आज शुरू में ही आ जाए। और वो सवाल होगा कि 2024 तो आने वाले वक्त में नरेंद्र मोदी के बाद कौन? क्या अमित शाह? क्या योगी आदित्यनाथ? या कोई तीसरा? या इन सब से हटकर इस दौर में नरेंद्र मोदी ने एक इतनी बड़ी लकीर खींच डाली है कि इसके बाद विपक्ष तो दूर, बीजेपी के भीतर भी यह सवाल बौना पड़ जाएगा कि इसके बाद कौन? यानी अभी तक जो संघ परिवार को लेकर धारणा थी कि परिवार तय करते थे और परिवार बीजेपी के बारे में भी तय करते थे, अब ये तमाम धारणाएं सिमटते सिमटते सिर्फ एक व्यक्ति के इर्द गिर्द आकर सिमट चुकी है। संघ भी किस रूप में चलेगा, कैसे चलेगा, बीजेपी के संगठन का चेहरा कौन होगा, कैसे होगा, वो संसदीय बोर्ड हो या कार्यकारिणी हो या फिर जिला या मंडल स्तर पर बैठे हुए बीजेपी के नेताओं की फेरिस्त ही क्यों ना हो, सब कुछ दिल्ली से तय होगा। सामान्य तौर पर ऐसा होता नहीं था। और सामान्य तौर पर तो इस दौर में विपक्ष की राजनीति भी ऐसी होती नहीं थी, या इतनी शून्यता इससे पहले किसी चुनाव में दिखाई नहीं दी गई होगी। या फिर किसी भी बरस, अगर आप चुनावी बरसों को याद कर लें तो याद कीजिए 2014 की जनवरी में क्या रूप था इस देश के भीतर। क्या सबने मान लिया था कि कांग्रेस हार जाएगी? क्या सबने मान लिया था नरेंद्र मोदी इस रूप में जीतेंगे जहां बहुमत छोटा पड़ जाएगा? क्या 2019 के जनवरी में आपने मान लिया था? या उससे पहले चले जाइए 2004 जब शाइनिंग इंडिया का नारा था, उस दौर में क्या मान लिया गया था कि शाइनिंग इंडिया हार जाएगा? यह सवाल जनवरी के महीने में हम जानबूझकर आपसे कर रहे हैं, क्योंकि भारत की राजनीति के बदलने की परिस्थितियां आने वाले 3 महीनों में तय होनी है। इन 3 महीनों के भीतर विपक्ष और विपक्ष की राजनीतिक पहल इस देश के लोगों के जहन में कोई असर डाल पाएगी? शायद नहीं। क्या इस दौर में राहुल गांधी जब यात्रा पर निकलेंगे तो राजनीतिक तौर पर उसका आकलन होगा? शायद नहीं। यानी राजनीतिक जीत हार के दायरे से हटकर राहुल की न्याय यात्रा होगी और इस देश में विपक्षी राजनीतिक दलों की, चाहे वो इंडिया के तौर पर हो, उसकी अपनी मशक्कत होगी। और एक सवाल तो भारत न्याय यात्रा के वक्त पूछा भी गया था कांग्रेस से, क्या यह पॉलिटिकल यात्रा है? उन्होंने कहा था बिल्कुल नहीं। तो क्या 2024 के चुनाव परिणाम अगर पहले से नजर आने लगे हैं तो क्या राजनीतिक तौर पर भारत बिल्कुल एक नई परिस्थितियों के दायरे में जा चुका है? और उसके बाद इस देश में राजनीतिक बदलाव की परिस्थिति विपक्ष से ज्यादा सत्ता के भीतर दिखाई देने वाली है। रडार पर कौन होगा?
रडार पर कौन सा लोकप्रिय चेहरा होगा, रडार पर कौन से कद्दावर नेता होंगे, यह सवाल 2023 के हैं, जहां पर मुख्यमंत्रियों को बदल दिया गया और जो पहली बार जीत कर आ रहा था उसे मुख्यमंत्री पद पर बैठाकर एक संदेश साफ दिया गया, पार्टी ही सब कुछ है। और पार्टी का होना यानी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी का होना और उसकी कमान दिल्ली के हाथ में है। यानी ध्यान दीजिए, इससे पहले सर संघ चालक यानी आरएसएस के भीतर जब भी हेडगेवार के बाद गुरु गोलवलकर आए हों या गुरु गोलवलकर के बाद देवरस आए हों, इस पूरी प्रक्रिया को अगर समझना शुरू करेंगे तो इसमें जो सर संघ चालक होते थे वही कागज पर नाम लिखते थे कि उनके बाद कौन होगा। लेकिन मौजूदा वक्त में कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि बीजेपी के भीतर भी ऐसी परिस्थिति होगी कि किस जगह पर कौन होगा यह तय उसका अपना राजनीतिक कैरियर, उसकी अपनी राजनीतिक पहचान, उसका अपना राजनीतिक लोकप्रियता का शिखर पर होना कोई मायने नहीं रखेगा। एक एक करके ऐसी परिस्थिति बना दी गई जहां पर अब संघ परिवार के जरिए नहीं बल्कि बीजेपी परिवार के जरिए समझिए और उस परिवार के मुखिया के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खड़े कर दीजिए। और उसमें ऑपरेशन के लिए जो दो लोग बड़े महत्वपूर्ण हैं, उसमें एक अमित शाह हैं और दूसरे जेपी नड्डा हैं, जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो 2020 से अध्यक्ष बने हुए हैं। और उसके बाद जरा कल्पना शुरू कीजिए कि एक लंबी परिस्थिति जनसंघ के दौर से चलते चले जाइए और समझने की शुरुआत कीजिए कि उस दौर में कौन नेता थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, कौन थे तीसरे नेता? और इस दौर की परिस्थिति में कौन है? जब इस परिस्थिति को चलिएगा तो उस दौर में तीन नेता बलराज मधोक, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय, यही तीन की जोड़ी थी। उसके बाद परिस्थितियां पलटी तो तीन की जोड़ी और निकल कर आई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी। उसके बाद मौजूदा परिस्थिति में जब आप आएंगे तो हमारे पीछे जो तीन चेहरे आपको नजर आ रहे हैं, यह तिकड़ी अपने तौर पर काम कर रही है। लेकिन राजनीतिक तौर पर जो ताकत अटल बिहारी वाजपेयी के पास होनी चाहिए थी, उससे कई गुना ज्यादा ताकत मौजूदा वक्त में नरेंद्र मोदी के पास है। चाहे वो बलराज मधोक का दौर हो या श्यामा प्रसाद मुखर्जी का दौर हो, उस दौर में गुरु गोलवलकर को बीजे जनसंघ अपने तौर पर अनदेखा नहीं कर सकती थी, या फिर आरएसएस की दिशा निर्देश पर जनसंघ से लेकर जनता पार्टी और जनता पार्टी से लेकर बीजेपी तक की परिस्थितियां इस देश में रही है। लेकिन मौजूदा वक्त में आपको बिल्कुल हटकर नजारा नजर आ रहा होगा। तो पहला सवाल, वो कौन सा ऑपरेशन है जो 2024 में बीजेपी के भीतर होगा? बीजेपी के भीतर का ऑपरेशन बहुत साफ तौर पर अब लिखा जा चुका है और उस बिसात में ऑपरेशन की शुरुआत हो चुकी है। किन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ना है उनको कान में कह दिया गया है, आप सक्रिय हो जाइए, आप अपने तौर पर लोकसभा चुनाव लड़ने की दिशा में जाएंगे। बिल्कुल नए नए चेहरे, नए नए लोग, और इनकी तादाद बीजेपी के भीतर 200 से ज्यादा हो सकती है। यानी बीजेपी 2024 में जिस लोकसभा के भीतर नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जाना चाहती है, उसमें बिल्कुल नए लड़कों की फौज होगी, नए युवा चेहरों की फौज होगी, नए तरीके की आपको नई नेतृत्व शैली दिखाई देगी जो सांसदों को लौ रूप में आपको पार्लियामेंट के भीतर नजर आए। यह पहला ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन के दायरे में वो कद्दावर नेता जिन्होंने बड़ी राजनीतिक मशक्कत से चीजों को संभला और संभाला, जाहिर है उन्हें अब संगठन देखना है, पार्टी या परिवार को समझना है, या आने वाले वक्त में संगठन कैसे मजबूत हो उस दिशा में जाना है। दूसरा सवाल, तो क्या वाकई आरएसएस जो सोचती रही और आरएसएस जिस तरीके से राजनीतिक शुद्धिकरण की दिशा में बढ़ाती रही, अब वो कोई मायने नहीं रखता है? बिल्कुल, वह कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि राजनीतिक शुद्धिकरण अब सरकार चलाने के शुद्धिकरण के आश्रय सिमट चुका है। यानी सरकार चलती रहे, सरकार बनी रहे, और सरकार को चलने और बनाए रखने के लिए ही सारी विचारधारा अब राजनीतिक तौर पर या सामाजिक या सांस्कृतिक तौर पर चलेगी। यह दूसरा सवाल है, जहां पर संसद के भीतर की परिस्थिति और संसद के बाहर की परिस्थिति भी सरकार के बने रहने और सरकार को चलाने इस दृष्टि से चलेगी। क्योंकि एक क्षण के लिए याद कीजिए, आरएसएस के मुखिया ने कहा था अयोध्या में राम मंदिर, उसके बाद हम किसी भी अब मंदिर की योजना में शरीक नहीं होंगे। यानी संघ ने एक पांव पीछे किया था, क्योंकि उसे पता था उसकी समझ उस सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को छूना चाहती है जिसके जरिए वह इस देश के भीतर
अपनी उस विचारधारा को ला सके जिसकी परिकल्पना हेडगेवार ने की थी। तो क्या मौजूदा वक्त में जब जिक्र ज्ञानवापी का हुआ, जब जिक्र मथुरा का हुआ, तो क्या इसे सरकार लेकर आई? जी, सरकार लेकर आई। और सरकार का मतलब मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो क्या संघ चाहे ना चाहे, लेकिन एक झटके में उस विचारधारा को विस्तार भी देना और उस विचारधारा को सरकार के अनुकूल खड़े भी करना, जिससे सरकार बनी रहे, चलती रहे, सत्ता पास में ही रहे। क्या एक ऐसी परिस्थिति में मौजूदा वक्त में बीजेपी को गढ़ने की कोशिश शुरू हो चली है? शुरू हो चली है। तीसरा सवाल, सांसद पार्लियामेंट के भीतर बिल्कुल आपको नए नजर आएंगे। आरएसएस के तौर तरीके, उनके कामकाज में तब्दीली नजर आएगी। और तीसरी परिस्थिति इस दौर में यह है कि इस देश के भीतर बीजेपी ही परिवार के तौर पर दिखाई देने लगे और उसमें जो पार्टी का मुखिया है वो तय करेगा कि किसे कहां किस रूप में रहना है, क्योंकि उसकी उपयोगिता दिल्ली की सत्ता से जुड़ी हुई है। यानी पहली बार जिस फेडरल सिस्टम को लेकर आपके जहन में सवाल था, छत्रपों को लेकर जो सवाल था, वो सारे सवाल इस दौर में बेमानी हो गए और दिल्ली के आश्रय तमाम राज्यों को चलना। यानी कल तक जिक्र अगर डबल इंजन की सरकार का होता था, तो अब जब से मोदी गारंटी निकल कर आई है तो वह मोदी की गारंटी की सरकार होगी। अगला कदम उस दिशा में चला जाएगा। यानी एक ही व्यक्ति गवर्नमेंट के तौर पर गारंटी देगा और वही गवर्नमेंट की गारंटी ही असल में गवर्नेंस होगी। यह तरीका इससे पहले नहीं था, लेकिन उस दिशा में परिस्थिति चल पड़ी है। तो क्या तमाम मंत्रालय, तमाम नेता, तमाम मंत्री, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर, कोई मायने नहीं, तमाम जगहों पर जो संस्थान काम करते हैं उनको लेकर जो मंत्रालय अलग अलग है वो कोई काम नहीं करेंगे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन सिर्फ उनकी मौजूदगी कागजों पर होगी। संवैधानिक तौर पर जो इस देश के फेडरल सिस्टम को खड़ा किया गया है उसको बनाए रखना है, लेकिन इस देश को एक ऐसे धागे में पिरोना है जिस धागे में कौन किस बूंदी या किस मोती की तर्ज पर नजर आए, यह भी उस धागे को पिरोने वाले शख्स को ही तय करना है। और इस दायरे में क्या यह कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को दिल्ली कभी नहीं चाहता था कि योगी आदित्यनाथ बने और योगी आदित्यनाथ के पीछे आरएसएस खड़ी थी? तो अब आरएसएस के एजेंडे को ही बदल डालिए। आरएसएस की राजनीतिक शिरकत जो इससे पहले सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के तौर पर होती थी उसको ही बदल डालिए, तो एक नई परिस्थिति में खुद ब खुद अब उत्तर प्रदेश का अगला मुखिया कौन होगा और आने वाले वक्त में किस राज्य के जरिए उसकी महत्ता दिल्ली के लिए कैसी होगी और वहां पर वो किस रूप में मंत्रिमंडल भी चाहते हैं, इसका एक नजारा राजस्थान में भी नजर आया, जहां पर पुराने कद्दावरों की कोई जगह नहीं है। बिल्कुल नई टीम अपने तौर पर है। क्यों? क्योंकि भरोसा उस पार्टी को लेकर करना है जो पार्टी परिवार में तब्दील हो गई। अब वो पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर इस रूप में मत देखिए कि कोई मशक्कत करते हुए आगे बढ़ रहा है, अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत कर रहा है और उसके जरिए अपनी पार्टी को लाभ दे रहा है। बिल्कुल नहीं, वह तो सिलसिलेवार तरीके से अब दिल्ली की छांव में है। तो क्या यूं ही 50 बरस तक रहेंगे? इसका जिक्र एक वक्त अमित शाह ने यूं ही नहीं किया था, या फिर प्रधानमंत्री मोदी जब पार्लियामेंट के भीतर कहते हैं अभी आप हमें जानते नहीं हैं, जब वो विपक्ष की तरफ आंखें तरेरते हुए कहते हैं कि आप हमें जानते नहीं हैं, तो इसका मतलब बहुत साफ है कि जिस पारंपरिक राजनीति को आप कर रहे हैं आप उसी पर टिके रहिए, हम तो इस देश में राजनीतिक परिभाषा को ही बदल देंगे। हमें लगता है इस 3 ऑपरेशन के बाद चौथे ऑपरेशन की दिशा में जाए उससे पहले बीच की परिस्थिति में एक आप यात्रा छोटी सी कर लीजिए, क्योंकि जिस वक्त जनसंघ बना उसमें बलराज मधोक, श्याम प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय तीनों अध्यक्ष भी रहे और अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी यह तीनों भी अध्यक्ष रहे। लेकिन जनसंघ बन रहे थे तो यही 3 नाम थे, मधोक, मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय का। जब बीजेपी बन रही थी उस समय 10 नाम थे। उन 10 नामों में आज की तारीख में एक आडवाणी जी बचे हैं जिनकी उम्र 96 ईयर हो गई है। जोशी जी अगले चंद दिनों के बाद वह 90 बरस के हो जाएंगे। तीसरे हैं शांता कुमार, वह भी 90 बरस के होने को आ रहे हैं। और ये तीनों के अलावे अटल बिहारी वाजपेयी, नानाजी देशमुख, के.आर. मलकानी, सिकंदर बख्त, विजय कुमार मल्होत्रा, विजया राजे सिंधिया, भैरव सिंह शेखावत, कोई आपको इस दौर में याद नहीं होगा। या जगन्नाथ राव भी 10वें व्यक्ति थे, वह भी नहीं होंगे। अब सवाल यह है कि जब जनसंघ अपने तौर पर राजनीतिक शिरकत कर रही थी तो उस समय
उनके जो 3 एजेंडे थे, उस 3 एजेंडे में भी समान नागरिक संहिता थी, जो अब इस सरकार के हिस्से में आकर खड़ी है, उसको आप कब लागू कीजिएगा। उस दौर में दूसरा मुद्दा धारा 370 थी, जिसको इस दौर में सुलझाया गया। उस दौर में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग थी। इस दौर में यह सवाल लगातार कहीं कहीं राजनीतिक लाभ, कहीं कहीं राजनीतिक घाटे के इर्द गिर्द घुमाते रहते हैं। और देखिए, अगर ध्यान दीजिए तो इस 72-73 वर्ष की यात्रा के दौर में जो जनसंघ से बीजेपी या कहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक आकर खड़ी हुई है, इस दौर में पहचान राजनीतिक तौर पर सीटों की जीत और परसेंटेज ऑफ वोट कहीं इर्द गिर्द सिमटती है। और शायद इसीलिए 1984 में 2 सीट अगर बीजेपी जीतती है तो उसमें एक गुजरात था और दूसरा आंध्र प्रदेश की सीट थी। लेकिन उससे पहले अगर जनसंघ को याद कीजिएगा तो जनसंघ ने 3 सीटें पहले चुनाव में जीती थी, और उन 3 सीटों में 2 सीट पश्चिम बंगाल की थी, 1 सीट राजस्थान की थी। और यहां पर जो 2 सीटें जीती गई उसमें गुजरात की मेहसाणा थी और आंध्र प्रदेश का हनमकोंडा था। सवाल यह है, उस सफर के आगे जब आप चलना शुरू करते हैं और नेताओं की परिस्थिति, मुद्दों के आसरे और इस देश की राजनीति के मर्म को अगर बीजेपी के जरिए समझना शुरू करेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि मौजूदा वक्त की राजनीति 2024 में क्यों बदलने वाली है और क्यों बीजेपी का सांगठनिक चेहरा भी इस दौर में आपको पूरी तरीके से बदला हुआ दिखाई देगा। क्योंकि 1984 के बाद 1989 में बीजेपी एक झटके में 85 सीट जीतती है और 89 की शुरुआत कमंडल से होती है। अयोध्या मंदिर आंदोलन रद्द हो जाता है। 91 में वो 85 सीट बढ़कर 120 सीटों पर पहुंचती है। चीजें और तेजी से बनती है। लेकिन एक क्षण के लिए कल्पना कीजिए, 1992 यानी 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद जिन 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी, चारों राज्य की सरकार बर्खास्त कर दी जाती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि मौजूदा वक्त में कोई राजनीति इतनी तीखी हो जाए और सरकारों को बर्खास्त करने की परिस्थिति में आ जाए? और अगर उस दौर में थी तो ऐसा क्या परिवर्तन आ गया कि 1992 में 4-4 सरकारों को बर्खास्त किया गया और आज की तारीख में उस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन कौन जाएगा, नहीं जाएगा, उसको लेकर निमंत्रण किसे भेजा जाए, किसे नहीं भेजा जाए, इसको भी इस दौर में मौजूदा वक्त में बीजेपी नहीं, प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति के लिए विश्व हिंदू परिषद या उसका ट्रस्ट तय कर रहा है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो क्या इस बदलती हुई राजनीति में सफर करते करते क्या अब यह मान लिया जाए कि यह मोदी काल की राजनीति में इतनी बड़ी लकीर खींच दी गई, जिस लकीर के एट पार यानी उस पार या इस पार सवाल है कि मोदी के बाद कौन? विपक्ष तो दूर, बीजेपी के भीतर भी यह आवाज सुनने को नहीं मिलेगी कि उनके बाद कौन। क्योंकि अक्सर किसी के बाद कौन उस नेता के कद, अनुभव, लोकप्रियता इन आसरे चलता है जिसमें उसकी राजनीतिक परिपक्वता दिखाई देती है। लेकिन एक झटके में जब राज्यों के भीतर राजनीतिक परिपक्व नेताओं को दरकिनार और हाशिए पर ढकेल दिया गया, तो उसके बाद यह परिस्थिति 2024 के लोकसभा चुनाव में भी नजर अगर आने वाली है और उसके लिए नई बिसात बिछनी शुरू हो चली है, तो क्या यह मान लिया जाए कि राजनीतिक तौर पर भारत में 2024 एक ऐसे बरस के तौर पर है जहां पर इस देश की राजनीति ही नहीं बल्कि संसदीय लोकतांत्रिक राजनीति और चुनाव लड़ने के तौर तरीके एक झटके में न सिर्फ बदल जाएंगे, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भारत के तमाम राजनीतिक दलों को सोचना और समझना होगा कि अब उनकी राजनीति किस रास्ते चले। और सत्ताधारी बीजेपी के भीतर यह सवाल होगा कि जिस रास्ते वो चल रहे हैं उसमें जो पूरा संगठन का चेहरा है वह भी दिल्ली की सत्ता के अनुकूल होना चाहिए, क्योंकि सबसे ऊपर राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी से संसदीय बोर्ड बनता है और उसके जरिए केंद्रीय चुनाव समिति बनती है। संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति में किसे निकाला गया, किसे शामिल किया गया, यह बीते दिनों की कहानी है। जिन कद्दावरों को दरकिनार किया गया, जिन्हें हाशिए पर ढकेला गया, जिन नए लोगों को शामिल किया गया, जो मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी होती है उन मुख्यमंत्रियों में भी कद्दावरों को कैसे दरकिनार कर दिया गया, सब कुछ सामने है। तो इसका मतलब बहुत साफ है, संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति तो रहेगी, लेकिन उसमें निर्णय वाले लोग जो होंगे उनकी नियुक्ति कोई दूसरा नहीं, दिल्ली ही कर रहा होगा।
उसके बाद राष्ट्रीय परिषद में आई है, उसके जरिए प्रदेश स्तरीय परिषद होती है या प्रदेश कार्यकारिणी होती है। प्रदेश स्तरीय परिषद के भीतर प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति होती है, वो कहां से हो रही है। प्रदेश कार्यकारिणी में जिला कमेटी होती है, मंडल कमेटी होती है, स्थानीय कमेटी होती है, ग्राम शहरी केंद्र होते हैं, सदस्य होते हैं। तो सदस्यों को छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी तमाम चीजें इस देश के भीतर जो भी कमेटी है, जो संगठन का चेहरा है, वो एक झटके में दिल्ली के अनुकूल है। यानी संगठन को कैसे मथा जाए, ये कल तक आरएसएस मत्ती थी, अब बीजेपी भी नहीं। दिल्ली की वो सत्ता मत्ती है जिसके अनुकूल संसदीय बोर्ड है, जिसके अनुकूल केंद्रीय चुनाव समिति है, जिसके अनुकूल प्रदेश स्तरीय परिषद है, जिसके अनुकूल प्रदेश कार्यकारिणी है। बचा क्या? बची तो इमारतें हैं। इस देश में बीजेपी के भीतर जो जिले दर जिले बनाने का ऐलान हो चला है, यानी बीजेपी इतनी मजबूत पार्टी के तौर पर, दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर ही नहीं, बल्कि हर जिले में उसका एक ऑफिस दफ्तर होना चाहिए, जिसके आश्रय वहां के लोग बीजेपी की पहचान कर सके। हां, ये पार्टी है, ये संगठन है, और यह भी एक संपत्ति के रूप में भी है और संगठन के तौर पर भी उस इमारत की गणना होगी। उसका मालिक कौन होगा? क्या वह पूरे बीजेपी की संपत्ति होगी या फिर वह भी सिमटती चली जाएगी? अगर इस पूरी प्रक्रिया के भीतर एक क्षण के लिए एक लकीर खींचिए, संगठन, इस देश के भीतर में संगठन के भीतर नियुक्त लोग, इस देश में बीजेपी शासित राज्यों में मुख्यमंत्रियों की परिस्थिति, इस देश में कैबिनेट मिनिस्टर से लेकर हर मंत्री और राज्य स्तर से लेकर केंद्र स्तर तक के मंत्रियों की पूरी कतार, इस देश के भीतर में संस्थान, इस देश के भीतर में संवैधानिक स्वायत्त संस्थान, अगर इन तमाम परिस्थितियों को, नियुक्ति और परिस्थितियों को देखते चले जाइएगा तो आखिरी सवाल आपके जहन में एक ही उठेगा, तो क्या विपक्ष खत्म हो गया? छत्रपों की राजनीति का अंत हो गया? विपक्ष की शून्यता इतनी भयावह हो गई? और क्या कोई विकल्प इस देश के भीतर है नहीं? और यह सवाल अब दूर की गोटी है कि मोदी के बाद कौन? जी नहीं, ये सारे सवाल जीवित हैं, लेकिन सवाल 2024 का आज है। कल की परिस्थिति में तमाम पॉलिटिकल पार्टी से इतर इस देश की जनता